Good morning. So, friends, today is the seventh session of this workshop, and as Saif Ali shared with you, we are covering the following topics today. So, before the coming to the today's topic, I would like to discuss some whispering is going on in the industry. कि like daily newspapers, there are some reports are coming that people have stopped manufacturing, and the some of the persons are returning goods to the manufacturer or the reports because of this transition provisions, when it says that when you do not have a duty paying document, then you will be able to get only 40% of your output tax liability. That is true with the central taxes or the taxes which you are not able to carry forward. So in this case, the government is seriously thinking two things. Like one thing is कि भाई किस तरीके से लोगों को full फायदा हो और panic create ना हो. Because right now the situation is creating some type of panic with the traders community. Why we should have 40%? Why not the full credit which we should be entitled for? जैसे एक केस स्टडी अगर हम समझें, अगर दो चीजें हैं, अगर अब मैं ट्रांजिशन प्रोविजंस के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अभी चल रहा है, जो मार्केट रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चंस हमारे इस मुद्दे पर डिस्कशन हुए थे। जैसे कभी एक कोई इंपोर्टर है, अब वो इंपोर्टर के पास में तो ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट है जो सीवीडी पार्ट है, एंड सम ट्रेडर इज बाइंग फ्रॉम दैट इंपोर्टर, and that importer is not giving him the duty paying document because he is not registered with the excise as such. So जब वो उसको दे रहा है तो he is charging only VAT part to the trader, and trader when further supplying it to their customers is only entitled to take the credit of this VAT part only. So the trader is not getting any credit, or the credit which CVD, the additional custom duty in lieu of excise, that is somewhere around 12.5%. तो nobody is getting benefit of it. तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन उस ट्रेडर के पास या उस जो इंपोर्टर है उसके पास में अगर वो कोई डॉक्यूमेंट बच गया, जैसे मैं दो केसेस लेता हूं, अगर इंपोर्टर के पास में स्टॉक बच गया तो, और उस ट्रेडर के पास में इंपोर्टर बच गया, स्टॉक बच गया तो, क्योंकि क्रेडिट तो उसी का मिलेगा जो स्टॉक बच गया है। तो अगर मैं पहला केस लेता हूं कि जो इंपोर्टर खुद परचेज कर रहा है, खुद इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके पास तो ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट है, सो ही इज एलिजिबल 100% क्रेडिट, जो भी सीवीडी का पार्ट है। लेकिन दूसरे पार्ट पे जो ट्रेडर, उसने क्या कसूर किया है, क्या उसको 40% मिलेगा? तो इस वजह से जो ट्रेडर के अंदर एक पैनिक आ रहा है कि भाई वो जहां भी हो रहा है, इसी तरीके का सेम केस मैन्युफैक्चरिंग के केस में हो रहा है। तो गवर्नमेंट इज वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि भाई किस तरीके से ये पैनिक जो क्रिएट हो गया है मार्केट में। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही हैं कि भाई मार्केट में एसेंशियल कमोडिटीज़ की इश्यूज आ जाएंगे, इंपोर्टेड के, एक्साइजेबल आइटम्स के, कि भाई किस तरीके से ये इसको कैरी बुक करेंगे। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि वो रूल्स में कोई ना कोई चेंज लेके आएंगे, ट्रांजिशन रूल्स में, जिसमें वो ट्रांजिशन रूल में ये कह सकते हैं कि अगर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट अगर जिसके पास में नहीं है तो ही कैन गो बैक टू देयर मैन्युफैक्चरर और द इंपोर्टर एंड रिक्वेस्ट टू गेट दी बिल, जो भी उसके स्टॉक में बचा है उसके ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर ले लेंगे तो वो ऑब्वियसली, तो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं था कि क्रेडिट को वो रोके, गवर्नमेंट का मतलब कभी ये नहीं था कि वो क्रेडिट को रोके, लेकिन जो उन्होंने 40% वाला पार्ट किया, अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझें अगर हम उसको, तो कई बार उसमें भी फायदा होगा। जैसे मैं कहता हूं कि ये जो ट्रेडर है, एंड मोस्ट लाइकली इंपोर्टेड आइटम्स में मार्जिन काफी ज्यादा होता है। चलो मैं उस केसेस की बात कर रहा हूं जिसमें मार्जिन ज्यादा होता है। मानो कोई इंपोर्टर से कोई आइटम किसी बंदे ने 100 रुपए का खरीदा, और 100 रुपए का खरीद के वो मार्केट में जैसे टॉयज वगैरह होते हैं ना, कोई रेट ही नहीं होता, डबल अमाउंट पर, ट्रिपल अमाउंट पर बेचे जाते हैं। तो उसने मानो वो आइटम 200 रुपए का बेच रहा है वो ट्रेडर, तो 200 रुपए का बेचेगा। जब उसके पास में स्टॉक बच जाएगा, वेट को तो मैं अलग निकाल देता हूं क्योंकि वेट का तो क्रेडिट ले लिया उसने जो लेना था, लेकिन अगर वो जीएसटी रिजीम में अगर 200 रुपए का बेचेगा और मानो उसका आइटम 28% में है, तो 28% में 14% जो पार्ट है ना सीजीएसटी वाला, उसका 40% मिलेगा उसको आउटपुट लायबिलिटी का। तो 200 रुपए का अगर मैं कैलकुलेट करूं 14% कितना हो गया, 28, 56 नहीं 14%,
मतलब आधा, 28 का आधा 200 रुपए पे 28 रुपीज, लेकिन उसने पे कितना किया होगा, 12.5 रुपए, 100 रुपए का अगर परचेज किया है तो इवन उसका इंपोर्टर का भी मार्जिन शामिल है उसमें, तो मे बी ही मस्ट बी पेइंग लेसर, तो ही मे चूज टू पे 40% समटाइम्स। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन ऑप्शनल लेके आना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई अगर कोई बंदा 40% में खुश नहीं है तो भाई वो अपना वापस जाके और उनको भी इंस्ट्रक्शन दे दे कि भाई उसको एक्साइज वाला इनवॉइस कन्वर्ट, एक्साइज या बोला सीबीडी वाला इनवॉइस उसको दे दे, ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट दे दे। तो ये क्योंकि नहीं तो अदरवाइज तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा, और वो ऑप्शनली आएगी ये स्कीम। जैसे आपने कहा ना कि भाई लोग अपना मार्जिन नहीं बताना चाहते, अगर कल को पता लग गया उनको तो मार्जिन पता लग जाएगा, तो गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द ऑप्शनल स्कीम, आना चाहिए इस तरीके का। ये एक सोच है किस तरीके से होगा, लेकिन गवर्नमेंट इज वेल अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। स्टिल देयर इज अ न्यूज, वी आर implementing GST from 1st of July. There is no change into this news. So with this we will come to our today's topic, और कोई भी issues आएंगे time to time we'll discuss. So आज के डिस्कशन में हमारा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, और सबसे बड़ा कंसर्न था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, कहते जॉब वर्क का क्या होगा। जब आपने डिस्टिंक्ट पर्संस की सप्लाई टैक्सेबल कर दी, जब आपने एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप को तहस नहस कर दिया, सो कहीं ये जॉब वर्क वाली सिचुएशन को तो मतलब डिमोलिश नहीं करेंगे। और जब फर्स्ट ड्राफ्ट आया था तो उसमें कुछ उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला था, तो जैसे उन्होंने कुछ बोला था तभी ह्यू एंड क्राई हो गया था कि भाई यू कैन नॉट, मतलब आप मेरी बेसिक बिजनेस प्रोसेसेस को छेड़ नहीं सकते इस तरीके से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जॉब वर्क का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। कोई भी बंदा आज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या जॉब वर्किंग में कोई अपना सामान खुद नहीं बना रहा, ही इज गेटिंग मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आउटसोर्स। तो जॉब वर्क वाले जो इश्यूज हैं उनको गवर्नमेंट ने 3 बार में बहुत ही सीरियसली कंसीडर करने के बाद में दे हैव कम टू अ कंक्लूजन कि भाई अब ये जॉब वर्क के प्रोविजंस ऐसे होंगे दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू द प्रोविजंस विच वी हैव एग्जिस्टिंग राइट नाउ इन दिस करंट रिजीम, बट उनसे और बेटर हुआ है और बेटर क्लियरिटी आई है उसके लिए। तो आज हम जॉब वर्क के बारे में पूरी बातें करेंगे, हर चीज बात करेंगे कि भाई क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इश्यूज हैं, इवन वी विल आल्सो टच अपॉन अगेन द ट्रांजिशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द जॉब वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सब लोगों को हमारे क्लाइंट से इस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं कि भाई जॉब वर्क का क्या। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर एक आपकी वो कहते हैं कि भाई अगर कहते हैं निगाहें हटी और दुर्घटना घटी, सो उस तरीके का भी प्रॉब्लम है कि अगर आपने इसको प्रॉपरली डील नहीं किया तो जो दुर्घटना होगी उसमें बहुत ज्यादा आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो हमें बिल्कुल एक बार पूरे प्रोविजंस को हम देखेंगे। दूसरा पार्ट ये है कि भाई कुछ चीजों में टीडीएस के प्रोविजंस भी इन्होंने जीएसटी में डाले हैं कि टैक्स डिडक्ट करेगा सप्लायर, ये रिसिपेंट टैक्स डिडक्ट करेगा। तो जब रिसिपेंट टैक्स डिडक्ट करेगा वो कौन से प्रोविजंस हैं उसको भी थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज चेंजिंग एवरीथिंग, हर बिजनेस की स्ट्रीम चेंज कर दी है उसने, दैट इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। एंड दूसरा एस्पेक्ट एक और है ई कॉमर्स, तो चलो ठीक है, ई कॉमर्स के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, जो आज ट्रेडिशनल मेथड में काफी चेंज हो गया है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फिनोमेना है कि कई लोग बाहर बैठ के बिजनेस करते हैं और इंडिया में उनकी टैक्स लायबिलिटी बन नहीं रही है, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शंस में कोई बंदा बैठ के उबर वाला या ओला वाला, ही इज स्टिल नाउ सिटिंग इन सिंगापुर एंड डूइंग बिजनेस and there is no tax, they are not paying any tax, they are earning valuations and income by doing business in India, but they are not paying taxes, though those tax has been captured a little very late in somewhere in the end of 2016। लेकिन अभी किस तरीके से जीएसटी के प्रोविजंस में उनको इन्होंने टेक केयर किया है, और नॉट ओनली टेक केयर किया है बल्कि इस तरीके से टेक केयर किया है विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल फिनोमेना आता है तो इसमें जनरली जो गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं वो वर्ल्ड कम्युनिटी की गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं। तो सारे कंट्रीज ने इसको डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं, डिजिटल सर्विसेज कहते हैं। तो डिजिटल सर्विसेज का टैक्स कहां से और कैसे होगा उन्होंने सब चेंज किया है वर्ल्ड ओवर। तो उसी चेंज को हमने अडॉप्ट किया है एंड ये इंश्योर किया है कि कोई भी बंदा इंडिया में बिजनेस कर रहा है
and he is doing business from outside the taxable territory, still he has to be get him registered and pay the taxes. So with this, we start the proceedings for the job work. So job work के लिए basically there are three sections of the CGST Act. We will discuss under job work. One is the section 143. That is basically a special section which is dealing with the regular process of job work. Like we'll send the goods for job work, we receive the goods for job work. क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में अगर हम जॉब वर्क करते हैं तो हमें कोई इशू नहीं आएगा. ड्यूटी मतलब किस तरीके से, ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स. विच टाइप ऑफ सप्लाईज? बिकॉज ट्रांसफर ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज सप्लाईज. सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर विल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्टेड सप्लाईज अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस. ये सेक्शन ये बताता है किन कंडीशंस में. एक सेक्शन 19 है जो हमने लास्ट टाइम स्किप किया था अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के उसमें, कि जो ये बताता है कि इन केस ऑफ जॉब वर्क देयर इज ए स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग द जॉब वर्कर्स. इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए वो डिस्कस करेंगे. एंड देयर इज अनदर प्रोविजन सेक्शन 141 विच इज डीलिंग विद द ट्रांजिशन प्रोविजंस. कि लाइक आज की डेट में अगर मेरा गुड्स जॉब वर्कर के पास पड़ा है तो ट्रांजिशन प्रोविजंस मेरे को क्या हेल्प कर रहे हैं सो दैट के मेरे को टैक्स ना पे करना पड़े. अगर मैं उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता हूं देन आई नीड टू पे टैक्सेस. सो अंडर दीज थ्री broad lines we will discuss job work. So first of all we will see what is job work. Job work till now is not defined under Excise Act nor under Custom Act, but in service tax they have defined job work somewhere or a very loose term. But how the GST defined the job work? The GST defined job work means any treatment or process undertaken by a person means by a job worker, on the goods belonging to the another registered person means by the of a principal. So principal must be registered person, then only job work की बात करेंगे हम. एक कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जॉब वर्क के लिए कोई सामान भेज रहा है तो वो जॉब वर्क पे काम नहीं चलेगा, ये प्रोविजन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे. ही हैज टू मेक द सप्लाईज एज पर द जीएसटी. जो भी अगर उसका अनरजिस्टर्ड पर्सन की अगर कोई बात आती है, यानी कि बिफोर सेंडिंग गुड्स टू द जॉब वर्कर यू मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ रेगुलर जीएसटी प्रोवाइडर, जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर. सो रजिस्टर्ड the expression job worker shall be constituted accordingly. Job worker or job work के point of view belonging to the goods belonging another registered person. So this is a definition of job worker. The important point is कि principal should be registered and the goods sent to the job worker is the ownership of the principal, and this job worker is doing two things, treatment or processes and getting back these goods to the principal. So this is how the job worker is defined. नॉर्मल कंडीशंस हैं. इन कंडीशंस में अगर हम कोई गुड्स अगर जॉब वर्क के रजिस्टर्ड पर्सन अगर जॉब वर्क के लिए कोई भी गुड्स भेजेगा तो किस तरीके के गुड्स हम बेचते हैं जनरली? इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स. इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स. और इनपुट्स को इन्होंने तीन भागों में बांटा गया है कि एक तो प्योर इनपुट्स के रॉ मटेरियल भेज दिया, उस पर उन्होंने कोई प्रोसेस की और वो वापस आ गया. और दूसरा ये हो गया कि भाई उसने सेमी फिनिश गुड्स भेजा और सेमी फिनिश गुड्स पे कुछ एक्टिविटी हुई और वो वापस आ गया. और तीसरा फिनिश गुड्स भेजा और फिनिश गुड्स पे कुछ एक्टिविटीज लाइक टेस्टिंग एक्सेट्रा हुई और वो फिर वापस आ गया. तो ये तीन चीजें मेरे इनपुट्स में कवर होंगी. इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स एंड इनपुट कंटेंट इन फिनिश गुड्स. सो ये तीनों चीजें हमारी वहां कवर होंगी. And the another important thing is a capital goods sent for job work. तो क्या कंडीशंस इन्होंने लगाई हैं वो हम एक बार देखते हैं. दिस इज एन जनरल प्रोविजन अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट फॉर जॉब वर्क. तो दिस इज सेक्शन 143. तो 143(1) क्या कहता है? 143(1) कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इंटीमेशन, यानी कि ही हैज टू इंटीमेट टू हुम द प्रॉपर ऑफिसर. जो भी जीएसटी में जब हम बात करेंगे
तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर. प्रॉपर ऑफिसर मैंने some person they will depute it. So he will on intimation may send the input and capital goods without payment of tax to a job worker for job work and from there subsequently send to another job worker. यानी कि दोनों चीजें कर दी उन्होंने कि आप जॉब वर्कर के आप अपने पास से इनपुट जॉब वर्कर के पास भेजा कैपिटल गुड्स, इनपुट और कैपिटल गुड्स, लेकिन उस जॉब वर्कर के पास से दूसरे जॉब वर्कर के, ऐसा नहीं है कि उस जॉब वर्कर के पास से आपको मंगाना है पहले फिर दूसरे जॉब वर्कर के पास भेजना है. यू कैन यूज एन नंबर ऑफ जॉब वर्कर्स विद इन दैट प्रोसेस. और उस केस में अल्टीमेटली आपके पास में गुड्स आना चाहिए. वो एक बात है, कब आना चाहिए ये बताता है. ब्रिंग बैक द इनपुट और कैपिटल गुड्स अदर देन मोल्ड एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्चर्स और टूल्स. यानी कि ये 3 आइटम्स हैं, इनको उन्होंने एक्सक्लूड किया है, ना तो इनपुट में लिया ना कैपिटल गुड्स में लिया. वो 3 आइटम्स क्या हैं? मोल्ड एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्चर्स एंड टूल्स. तो ये 3 आइटम को छोड़ के बाकी आइटम को उसको ही हैज टू ब्रिंग इट बैक. कैसे ब्रिंगिंग इट बैक लाना है कि इनपुट के केस में विद इन 1 ईयर, कैपिटल गुड्स के केस में विद इन 3 इयर्स उसको वापस लेके आना है. जैसे आज की डेट में कंडीशन है 6 मंथ की, 180 डेज इस तरीके की कंडीशन है. लेकिन ये कहता है कि 1 साल पहले इन्होंने भी 6 मंथ रखा था, इवन कैपिटल गुड्स के लिए कुछ नहीं दिया था. जब बाद में रिप्रेजेंटेशन गई तो उन्होंने कहा यार ये तो इंडस्ट्री को थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो 1 ईयर और 3 इयर्स कहा उन्होंने, क्योंकि इसके रिप्रिकॉशंस बड़े ज्यादा हैं. इसलिए उन्होंने ये डाला टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस. इन्होंने कहा टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. एनी प्लेस ऑफ बिजनेस टू द, पहले ये कहा था सेड प्लेस ऑफ बिजनेस. एग्जिस्टिंग प्रोविजन में ये है कि जहां से माल जाएगा वहीं वापस आना चाहिए, जहां से माल आएगा वहीं वापस आना चाहिए. लेकिन यहां ये कह रहा है टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने ए प्लेस से भेजा, कैन ही टेक द गुड्स एट बी प्लेस? डेफिनेशन कहती है यस ही कैन. लेकिन अगर वो ए प्लेस से भेजता है और बी प्लेस पे वापस आ रहा है, तो बी प्लेस के केस में उसको, अगर दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैं, देन ही हैज टू मेक अ सप्लाई प्रोविजन टू द बी. अगर वो माल बी पे आ रहा है तो within the company, but he can do that. The next is without payment of tax. अगर वो 1 साल में वापस आ जाता है, 3 साल में कैपिटल गुड्स वापस आ जाते हैं टू एनी प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, देन देयर इज नो इशू. कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. अगर 3 साल के बाद में नहीं आते तो देन उसको पेमेंट करने की जरूरत है. मतलब क्या होगा अगर 3 साल के बाद में वापस नहीं आते या 1 साल के बाद में वापस नहीं आते, तो वो कहेंगे कि भाई हम आपको सप्लाई मान लेंगे. इसको किस डेट से मान लेंगे सप्लाई? फर्स्ट डेट, जिस डेट को आपने गुड्स रिमूव किए फॉर सेंडिंग टू द जॉब वर्कर, और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसका. डेफिनेटली डिस्टिंक्ट पर्सन्स की बिलिंग होगी. नहीं, उसी स्टेट को रहेगी. मैं अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन, अभी जॉब वर्कर तो बीच में नहीं आ रहा ना आपके क्वेश्चन में, नहीं, फिर तो वो तो सेटल्ड प्रिंसिपल है जीएसटी का. वही मैं कह रहा हूं कि उसी की ब्रांच का मतलब ही ये हो गया, अगर वो ब्रांच रजिस्टर्ड है तो डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, रजिस्टर्ड नहीं है तब भी डिस्टिंक्ट पर्सन हो रहा है. एक बार माइक ले लो थोड़ा सा, इससे ना और लोगों को भी क्लियर हो जाएगा. हुआ और 6 महीने की जॉब वर्किंग के बाद उसी की सेकंड ब्रांच जो अलग स्टेट में है वहाँ पहुंचा, तो जो फर्स्ट ब्रांच है वो सेकंड ब्रांच को बिलिंग करंट डेट में करेंगे, जिस मेटल्स थी वो स्टेट में रहेगी ना बिलिंग उसकी. डेफिनेटली. जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर एक जॉब वर्कर ने, ए ने माल भेजा जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर ने ए को ना भेज के बी को भेज दिया, तो बी को भेजा, लेकिन टाइम पीरियड वही रहनी चाहिए 1 ईयर और 3 इयर्स. और उस केस में ए को उसी डेट में, जिस डेट को माल वापस आया, ए को बी को बिलिंग करना पड़ेगा ना. उसमें तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी तो तब आएगी जब जॉब वर्कर से वापस नहीं आएगा. विद इन टाइम अगर जॉब वर्कर से वापस नहीं आएगा, देन इट विल बी डीम्ड एज ए सप्लाई, और उस केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी वो डे 1 से, जिस डेट में आपने माल भेजा उस डेट से. सप्लाई ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स अदर देन मोल्ड एंड डाइज and tools within 3 years being sent out
from the place of the job worker on the payment of tax within India with or without payment of tax. So एक चीज ये भी है कि अगर इन्होंने ये भी कहा है कि जॉब वर्कर से डायरेक्ट माल वो अपने कस्टमर के पास भी बेच सकता है। जॉब वर्कर के पास से डायरेक्ट, देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो उन सारे इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं जो बिजनेस प्रोसेसेस में डिस्टरबेंस ना करे। अगर एक जॉब वर्कर मानो अगर वो बेंगलोर में बैठा हुआ है और बेंगलोर में उसका कस्टमर बैठा हुआ है, एक बार गुड्स उसने वहां से भेज दिए वहां, तो उस केस में गुड्स भेज दे तो वो क्यों उसको वापस मंगाए और वापस मंगा के फिर बेंगलोर में दे। तो ये उसका बिजनेस डिसीजन है। तो उन्होंने उसको कहा है कि अगर उसके कस्टमर को भी भेज रहा है तो उसको कस्टमर को वो डायरेक्ट बिल कर देगा और वो जॉब वर्कर को कस्टमर के पास जिस दिन पहुंच जाएंगे तो हम टाइम पीरियड में मान लेंगे कि भाई टाइम पीरियड में हो गया काम। इसी तरीके से रिवर्सल भी हो सकता है कि मानो अगर कोई जॉब वर्कर बैठा हुआ मेरा बेंगलोर में एंड आई एम बाइंग सम गुड्स फ्रॉम बेंगलोर इटसेल्फ या तमिलनाडु से बाई कर रहा हूं, तो उस केस में मैं बिल अपने पास मंगा के जॉब वर्कर के पास भेज सकता हूं। तो उस केस में इन्होंने सेक्शन 19 में मैं दिखाऊंगा आपको, उस केस में इन्होंने कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी को मिल जाएगा, प्रिंसिपल को मिल जाएगा इस केस में। तो दोनों चीजें उन्होंने आपको इजी की है कि आप डायरेक्ट गुड्स ना मंगा के जॉब वर्कर को डायरेक्ट भेज सकते हो और डायरेक्ट जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्ट कस्टमर को भी भेज सकते हो, लेकिन टाइम पीरियड मैच करना चाहिए। अगर टाइम पीरियड अगर मैच नहीं करता देन इट इज अ प्रॉब्लम, देन द जॉब वर्कर हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप कस्टमर के पास भेजते हो तो क्या करना है आपने, अगर आप कस्टमर के पास जॉब वर्कर के पास से भेजते हो तो आपको उस जॉब वर्कर का प्लेस रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने सर्टिफिकेट में। इसमें एक प्रॉब्लम और आ जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई की, कि जैसे मानो एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है और उसका माल जॉब वर्कर के पास बेंगलोर में है और वहां से बेंगलोर से वो बेंगलोर में सप्लाई कर रहा है जॉब वर्कर के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में ये क्योंकि कर्नाटका में सिचुएटेड है तो उस केस में ये जो प्रिंसिपल है, क्योंकि गुड्स इज इन कंट्रोल ऑफ द प्रिंसिपल एज सच, इवन व्हेन द गुड्स इज इन कंट्रोल ऑफ द जॉब वर्कर ऑफ द प्रिंसिपल, तो उस केस में प्रिंसिपल को मे टेक द रजिस्ट्रेशन इन द कर्नाटका टू परफॉर्म हिज लाइबिलिटीज। क्योंकि आपने देखा लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या मानेंगे इसमें हम, location of the supplier, if the goods is already with the job worker of a principal, then if it is in a different state, the location of the supplier may be in that state where the goods is lying for the principal. तो वो एक इशू अलग है, वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इशू है कि भाई इस तरीके का आप कर रहे हो, तो एक इसमें ये कंडीशन है कि आपको जॉब वर्कर का प्लेस रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा प्रिंसिपल को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। हाँ, मतलब उसमें कोई अगर आप अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं कि दिस इज जॉब वर्कर प्लेस, दिस माई जॉब वर्कर प्लेस। हाँ, कितने भी हो जाएं जॉब वर्कर, हाँ जब भी ऐड होंगे जब जाएंगे। बट इसमें मैं पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये तो कंडीशन यहां है जॉब वर्कर यहां होगा जॉब वर्क वाले प्रोविजन में, लेकिन इससे बड़ी कंडीशन वो है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर के लिए आई नीड टू गेट रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट वेयर द जॉब वर्कर इज लोकेटेड। तो इसमें जॉब वर्क में इन्होंने कह दिया अब 143(1) डायरेक्ट सप्लाई टू जॉब वर्कर प्रीमिसेस कह रहा है परमिटेड है, एंड डायरेक्ट सप्लाई इफ परमिटेड, तो जॉब वर्कर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शुड बी registered. Job workers place of business should be registered in the registration certificate of the principal. अगर वो डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है, अगर वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर रहा, गुड्स वापस आ रहा है एज इट इज, तो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, जॉब प्रिंसिपल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जॉब वर्कर का प्लेस आना मैंडेटरी नहीं है। बेसिकली आइडिया ये हो रहा है इस पूरे कंसेप्ट का, वो कहते हैं कि क्योंकि ये सारा मामला स्टेट के बंटवारे का है, पैसे के बंटवारे का है, तो कहते हैं कि अगर एक बात तो इससे ये क्लियर हो रही है कि अगर एज अ प्रिंसिपल यू कैन सेंड योर गुड्स टू द अदर स्टेट फॉर जॉब वर्क, अगर आप दूसरे स्टेट में भी अपना गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजते हैं तो ये मना नहीं कर रहा सेक्शन, और आपको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने वहां जॉब वर्क कराया और वापस आपने अपने लिए ले लिया, नो प्रॉब्लम्स। चालान प्रोसीजर, इनवॉइस का प्रोसीजर नहीं है, चालान प्रोसीजर है, प्रोसीजर उन्होंने डिफाइन किया है।
लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से अगर आप अपने कस्टमर को सप्लाई करवा रहे हो तो उस केस में यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन देयर बिकॉज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर में चेंज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कहने का पर्पज ये है कि अगर पहली बात तो ये क्लियर है हमारा जो रेड में हो रहा है यहां कि गुड्स कैन बी सेंड फॉर द अदर स्टेट फॉर जॉब वर्क। दिल्ली वाला आदमी हरियाणा में गुड्स भेज सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर दिल्ली वाला आदमी दिल्ली का में जो प्रिंसिपल बैठा हुआ है, जॉब वर्कर गुड़गांव में बैठा हुआ है, तो अगर वो जॉब वर्कर को प्रिंसिपल ये आदेश देता है कि भाई तू मारुति में सप्लाई कर दे गुड़गांव में ये माल को, तो दिल्ली वाले प्रिंसिपल के लिए लोकेशन ऑफ द सप्लायर उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए उसको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अपने जॉब वर्कर का जो गुड़गांव में लोकेटेड है उसका अपने सर्टिफिकेट में एड्रेस नोट कराना पड़ेगा, ऐड कराना पड़ेगा एज ए जॉब वर्कर। नहीं, ऐड क्या होगा फिर आपको स्टेट में आपका लोकेशन यहां आ गया ना, लोकेशन यहां आ गया तो आपको हरियाणा स्टेट में प्रिंसिपल को हरियाणा स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा टू सप्लाई दैट गुड्स फ्रॉम दैट जॉब वर्कर टू दी मारुति। नहीं तो उसके पास में ऑप्शन है कि वो इसको वापस ले जाए दिल्ली और वहां से आईजीएसटी की सप्लाई करे। वो अगर आपका परमानेंट फीचर है इस तरीके की तो आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। आपका वंस फॉर कैजुअल टाइप ऑफ नेचर है कि भाई आपने सोचा भाई महाराष्ट्र में मेरा एक ही जॉब वर्कर है, कभी कभी काम कराना है, आगे फ्यूचर में कराया नहीं कराया, तो उसमें आप कैजुअल रजिस्ट्रेशन में जाओ। लेकिन जब आपको पता है मेरा जॉब वर्कर गुड़गांव में ही रहेगा, फरीदाबाद में ही रहेगा, आप दिल्ली में बैठे हो तो गेट इट रजिस्टर्ड देयर ऑल्सो और वहां से सप्लाई करो, वहां से C&S डालो मारुति के ऊपर। मारुति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मारुति को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने गुड्स को वापस ले जाओ और वापस लेके वहां आईजीएसटी की बिलिंग कर लो दिल्ली से। नहीं, बिलिंग आईजीएसटी की नहीं होगी उस केस में। अगर जॉब वर्कर के प्लेस से आप सप्लाई करोगे देन द लोकेशन बिकम्स द हरियाणा और वहां आपने लोकल रजिस्ट्रेशन लेके तो C&S ही बिलिंग होगी ना फिर। सॉरी, रजिस्टर हो जाएगा हरियाणा में और जो जॉब वर्कर है वो भी हरियाणा का रजिस्टर होना चाहिए एज पर दिस सेक्शन। एनी हाउ जॉब वर्कर तो हरियाणा में है ही है ना। नहीं, उसको भी चाहिए रजिस्ट्रेशन। नहीं, अगर वहां से अगर आप भेज रहे हो तो उसको रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ऐसा ये लिखा हुआ है ना। नहीं, इसमें तो ये कंडीशन है कि जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई के लिए रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ये डायरेक्ट सप्लाई is permitted if the job worker is registered under the GST laws and second is the principal is engaged in the supply of certain goods। मतलब notified goods में वो नहीं होना चाहिए। मतलब इन्होंने notified goods के लिए इनको restrict किया है। notified goods को आप directly नहीं भेज सकते, notified goods को आपको वापस मंगाना पड़ेगा फिर भेजना पड़ेगा। Sir, question is direct supply is permitted if job worker is registered under the GST law. So It job means principal will also seek registration and the job worker also seeks the registration, yes। गुड़गांव में लेना पड़ेगा हरियाणा में। Obviously, देखो job work यहाँ पे आप ये देखो where will be the location of the supplier? Location of the supplier will be the state where the principal has control of goods to be dispatched to his customer. Location of the supplier will be the place where the supplier that is in case of supplier, who becomes the supplier? The principal. The principal has a control over the goods to supply it to his customer. So that will be the place of the location of the supplier. ये वही जो हमने बात की है, अगर 1 ईयर और 3 ईयर में वापस नहीं आया तो वो सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और वो मान ली जाएगी और उस डेट से आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा इसका। एंड देयर इज स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेस्ट एंड स्क्रैप। अगर स्क्रैप और वेस्ट जो बचा हुआ है, अगर जॉब वर्कर भेजेगा, अगर जॉब वर्कर बेचेगा तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए तब वो बेच पाएगा, नहीं तो उसको वापस करना पड़ेगा और वापस करके फिर वो प्रिंसिपल बेचेगा उसको। उसमें क्या है कि ये वेस्ट के लिए क्या होता है, जनरली जब नेगोशिएशन होता है ना जॉब वर्क प्राइस का,
तो जब वेस्ट के लिए नेगोशिएशन होता है वो कहते हैं वेस्ट तुम अपना रख लेना या वेस्ट आपको मेरे को वापस करना पड़ेगा, तो वो जो वेस्ट का जो प्राइस नेगोशिएशन में एडजस्ट हो जाता है। अगर वो जॉब वर्कर के पास में ऐसा हो जाएगा कि वेस्ट जॉब वर्कर का हो जाएगा तो जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन फिर लेना पड़ेगा वेस्ट को बेचने के लिए। अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करना चाहता, वो कहता है मैंने कुछ नहीं करना, तू अपना माल मेरे से बनवा और ले जा, ना जॉब वर्कर को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना कुछ जरूरत। ठीक है ना? तो जॉब वर्क का जो स्पेशल प्रोविजंस हैं जीएसटी में 143 से रिलेटेड कोई इशू किसी का? हाँ बताएं। होती है उनकी सप्लाई करने के लिए, लाइक फर्नीचर। दिल्ली में एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है, वो गुड़गांव के लिए जनरली वो हायर कर लेते हैं लोकल आदमी को, वही लेके आता है, वही कस्टमर की लोकेशन पे जाके असेंबल करता है। सो उस केस में ये सारा का सारा जॉब वर्क में आएगा? नहीं, वो जॉब वर्क में देखो, पहले जॉब वर्क में इसलिए नहीं आएगा, पहले आपने देखा जॉब वर्क की क्या कंडीशन है। जॉब वर्क की जब डेफिनेशन में आपने देखा कि वो जॉब वर्क में के लिए कोई ना कोई अपना इनपुट या कैपिटल गुड्स बेचता है उसको, जिसको वो प्रोसेस और कुछ उस पर एक्टिविटी करता है और उसको वापस भेजनी होती है। तो ये तो आपका आएगा नहीं ना इंस्टॉलेशन कमीशनिंग। ओके, ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? हाँ बताएं प्लीज। जॉब वर्क के एंड पे जो मटेरियल वापस जाएगा तो उसमें तो कोई जरूरत नहीं होगा कि उसको टैक्स चार्ज करे principal? वो अपनी जो सर्विस चार्जेस हैं, जॉब वर्क चार्जेस हैं, उस पर जीएसटी लगाएगा अच्छा, उसमें जीएसटी लगाएगा? ऑब्वियसली, वो तो सर्विस होगी ना उसके लिए। जो वैल्यू ऑफ जॉब वर्क है। यस, जो भी जॉब वर्कर है, जॉब वर्कर एनी हाउ फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम करेगा नहीं उसका, तो जो जॉब वर्कर अपने चार्जेस लेगा उसके लिए जॉब वर्क करने के लिए, तो वो जॉब वर्क चार्जेस विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम जॉब वर्कर टू द प्रिंसिपल। हाँ, वो एक अलग इनवॉइस बनेगा, सब वो ऑब्वियसली अलग इनवॉइस। यस, जो भी मतलब प्रोविजन है, बाकी और प्रोविजन एज इट इज एप्लीकेबल। दैट केस अगर इनपुट जो है जॉब वर्क अगर अपने रॉ मटेरियल खुद मंगवा रहा है, हाँ, उसमें अप्लाई कर रहा है, तो उन केस में वो जो रॉ मटेरियल परचेज डेफिनेटली अगर जॉब वर्कर अपना जॉब वर्क करते समय कोई इनपुट भी लगा रहा है उसमें, तो ऑब्वियसली ही इज एलिजिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट ऑफ हिज इनपुट टैक्स। उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनी हाउ अगर वो कोई इनपुट लगाएगा तो वो जॉब वर्क चार्जेस में इन्वेडेड होंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए ऐसा कोई बिल्कुल उसको क्रेडिट मिलेगा। मतलब ही इज अ रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन, ही विल गेट ऑल द बेनिफिट्स विच आर देयर अवेलेबल टू द एनी पर्सन रजिस्टर्ड इन जीएसटी। हाँ जी। If the job worker is not registered, यस, then we will have to pay reverse charge. नहीं उस केस में वो उसने बिल दे दिया हमें कि मैंने इतने का जॉब वर्क किया आपका, मैंने इतने पीस जो है आपकी सिलाई की है, हमें बिल देगा वैल्यू एडिशन का, उसके ऊपर ही इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। देन इन दैट केस विल द प्रिंसिपल विल हैव टू पे टैक्स और रिवर्स चार्ज? बिल्कुल होगा, अगर रिवर्स चार्ज का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। जो 9(3) में जो कंडीशन है, फ्रॉम गेटिंग सम सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, वो होगा। और कोई प्रोविजन है इसमें? हम नेक्स्ट लैग पे जा रहे हैं। नेक्स्ट लैग क्या आता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है जॉब वर्क के बारे में? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में जैसे हमने एक बार डिस्कस किया कि अगर प्रिंसिपल चाहे तो वो अपने सप्लायर से डायरेक्ट माल, डायरेक्ट इनपुट और कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भिजवा सकता है। ये हमने देखा था। तो ये सेक्शन 19 यही कहता है कि प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल जिस सप्लायर से माल खरीद रहा है उसको डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज रहा है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस ये कहते हैं कि भाई आपने डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर के सामने कि ये माल आपका है और आपने जॉब वर्कर के पास में भेजा है, और उस केस में जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा जॉब वर्कर के पास में और बिल करेगा किसको? प्रिंसिपल को। तो उस केस में ये समझा जाएगा कि गुड्स रिसीव हो गया है प्रिंसिपल को एंड ही इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि अदरवाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको अवेलेबल नहीं था, बिकॉज ही इज नॉट एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अंटिल ही रिसीव्स द गुड्स। तो वही इन्होंने यहां कहा है सेक्शन 19 में। हाँ, अब उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया या बिलिंग हो गया कस्टमर को आगे, अब गुड़गांव में उसने रजिस्ट्रेशन लिया और बिलिंग कर दी,
उस गुड्स का एक बार दोबारा रिपीट करो, आई एम जस्ट। पर्सन दिल्ली में रजिस्टर्ड है प्रिंसिपल, ठीक है, मटेरियल प्रिंसिपल इज दिल्ली, इन दिल्ली, यस, मटेरियल सप्लाई जॉब वर्क के लिए गुड़गांव आया। जॉब वर्कर गुड़गांव में बैठा है, ठीक है, हाँ जी, जो ऑफिसर को इन्फॉर्म करा और मटेरियल चलान पे यहाँ आ गया। ठीक है, और 3 महीने बाद उसकी बिलिंग है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि गुड़गांव से ही मटेरियल भेजना है। कस्टमर को भेजना है, ठीक है, उन्होंने गुड़गांव में रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है, बिलिंग कर दी। ठीक है, अब उस गुड्स का इनपुट तो दिल्ली वाले रजिस्टर में ले रखा है उसने, बिलिंग आउटपुट यहाँ से हो रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसका इनपुट लेगा या वहाँ से उसको एडजस्ट करेगा? वो अपना क्या करेगा, वो दो काम करेगा कि एक तो दिल्ली से जब उसको रजिस्ट्रेशन यहाँ लेना पड़ेगा, उस गुड्स की सप्लाई कर देगा दिल्ली अपने गुड़गांव यूनिट को। अच्छा, बिलिंग करेगा वो, ऑब्वियसली तभी तो इनपुट पास ऑन होगा। ओके, फिर यहाँ से आईजीएसटी की बिलिंग करेगा यहाँ से और वहां से आउटपुट देगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। देखो, क्रेडिट लॉस नहीं होना चाहिए, कहीं भी चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जहां चेन इन्होंने ये सारे प्रोसीजर्स यही किए हैं कि चेन ब्रेक नहीं होनी डिस्कशन में चाहिए। ये पॉइंट स्किप हो गया था ना कि ये भी हाँ, आपस में बिलिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिलिंग करेगा। ये अच्छा पॉइंट है, आपने कहा कि भाई अगर इस तरीके का घूम रहा है, देखो एट द एंड ऑफ द डे द आइडिया इज द क्रेडिट शुड नॉट लूज। अब इस केस में भी इन्होंने यही कहा था, इस केस में सेक्शन 19 में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन है वो ये कहता है कि आपने कह तो दिया कि भाई डायरेक्टली आप सप्लायर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मेरा माल जॉब वर्कर को भेज दे, लेकिन उसको तो रिसीव हुआ ही नहीं। और इनपुट क्रेडिट की कंडीशन नंबर 1 है सेक्शन 16 में, 2 है कि वो ये कहता है कि माल आपको रिसीव होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट। तो वो इसी को वो करने के लिए हम डीम्ड मान लेंगे कि भाई वो गुड्स आपने रिसीव कर लिया है और वो जॉब वर्कर के पास चला जाएगा, तो डेट विल बी कंसीडर्ड व्हेन द जॉब वर्कर विल रिसीव दैट गुड्स टू फॉर कैलकुलेटिंग 1 ईयर और 3 ईयर। जैसे अगर उस सप्लायर ने गुड्स ट्रांसफर कर दिया जॉब वर्कर के पास 1 मई को, तो 1 मई को जिस दिन वो रिसीव कर लेगा गुड्स, उस दिन से डेट चालू हो जाएगी 1 साल और 3 साल के पीरियड के लिए। हाँ बताएं। सेम जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, अब बिलिंग आज जॉब वर्क के लिए गया और बिलिंग 3 महीने या 6 महीने के बाद हो रही है, ठीक है, और तो जो इनकी आपस में बिलिंग होगी, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल की जो बिलिंग होगी वो आज की डेट में ही होगी। हाँ करंट डेट में, जिस उसमें कोई इशू, क्योंकि बीच में तो कहीं क्रेडिट का कोई लिंकेज ही नहीं हुआ ना। के लिए था। हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ नहीं, गुड्स में इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, गुड्स में नहीं होता, वो सर्विसेज में होता है सिर्फ। यस यस यस, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, इसमें क्या है कि अगर आप डोर्स वगैरह सब कुछ उसी से परचेज कर रहे हो जो जॉब वर्कर है, जैसे मैं प्रिंसिपल बैठा हूं दिल्ली में, ठीक है, ठीक है, नहीं वो तो अभी इन्होंने पूछा था, वो जॉब वर्क में नहीं आएगा, क्योंकि उसका बेसिक आइडिया यही है कि दिस गुड्स इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। हाँ, अगर वो अनरजिस्टर्ड तो रिवर्स, देखो रिवर्स चार्ज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, सर्विस टैक्स में थी या नहीं थी, लेकिन इस केस में क्या है कि अगर एक रजिस्टर्ड डीलर कोई भी काम अनरजिस्टर्ड डीलर से करवा रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी हो, मतलब उसमें नेचर डिफाइंड ही नहीं किया उन्होंने, उनमें नेचर डिफाइंड ही नहीं किया। उसमें दो ही चीजें हैं, रजिस्टर्ड पर्सन गेटिंग सम सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, और दूसरे वाला प्रोविजन 9(4) जो कहता है कि कुछ स्पेशल सर्विसेज हैं, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर से भी ले रहे हो तब भी आपको रिवर्स चार्ज लगेगा, वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जैसे जीटीए नोटिफाई कर दिया। हाँ हाँ, सबकी सर्विस, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अपने आप में 20 लाख से कम है उसका, नहीं करता, तो सब रिवर्स चार्ज में जाएगा। वो तो रोज की दाढ़ी के बंदे हैं, 500 वो उसकी लाइबिलिटी, अगर वो सोचेगा वो नहीं ले रहा रजिस्ट्रेशन, वो उसकी लाइबिलिटी मानी जाएगी। लेकिन एज लॉन्ग एज ए रजिस्टर्ड पर्सन यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, यू हैव टू पे दी थिंग्स अंडर रिवर्स चार्ज। देखो, रिवर्स चार्ज में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेट मी क्लैरिफाई कि देयर आर 2 प्रोविजंस इन अ चार्जिंग सेक्शन फॉर द रिवर्स चार्ज। The first is section 9(3) which says clearly that if a registered person is getting some supply from the unregistered person by whatever nature, anything,
परचेज, एक्सपेंस, कैपिटल गुड्स, वट एवर, नेचर इज इररेलेवेंट, सर्विसेज है, गुड्स है, कुछ भी इररेलेवेंट है, उसको उसमें आना पड़ेगा। लेकिन कुछ दूसरे रिवर्स चार्ज भी हैं जिनको उन्होंने 9(4) में बोला है कि जिसमें गवर्नमेंट कह सकती है कि भैया ये पर्सन रजिस्टर्ड तो है लेकिन हम इसको मानते नहीं है, लेकिन हम आपको नोटिफाई कर रहे हैं, आपने इसका रिवर्स चार्ज में पे करना है। बैलेंस शीट में हाँ रिवर्स एप्लीकेबल हो गया ना, तो वो अब आप देखो रिवर्स एप्लीकेबल का मेन फंडा ये है कि ट्रैकिंग करना। अगर आप ये कह रहे हो, देखो जनरली क्या है, फिर भी होगी, कैश एडजस्टमेंट क्यों नहीं होगी? आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई दे रहे हो, उसको कैश दे रहे हो, तो क्या दिक्कत है? हु स्टॉप्स यू? क्रेडिट तो आपको पहले भी नहीं मिलेगा, हाँ वो बाद में एक्सचेंज पर डालते हैं, वो नहीं मिलेगा, वो खत्म हो गया। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ हाँ आराम से, हाँ डेफिनेटली अगर कंपोजिशन में भी रजिस्टर्ड है तो उस केस में भी अनरजिस्टर्ड डीलर से हो रहा है, मेरे हिसाब से होना चाहिए उसको। कंपोजिशन में तो रिड्यूस रेट पे वो पे करेगा ना। नहीं, ले क्यों नहीं सकता रजिस्टर्ड डीलर से, मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर से कंपोजिशन? हाँ मैं कह रहा हूं होगा, ले सकता है। देखो कंपोजिशन डीलर के लिए आप लोगों के लिए एक पूरा मंत्र है। एक मंत्र ये है कि कंपोजिशन डीलर की जितनी भी इनपुट सप्लाई होगी दैट शुड बी फुली पेड टैक्स। तभी इन्होंने एक प्रोविजन और डाला है कि कंपोजिशन डीलर में वो बंदा नहीं जा सकता जिसके पास ट्रांजिशन के टाइम पे इंटर स्टेट इनपुट का स्टॉक पड़ा है। तभी इन्होंने कहा है कि कंपोजिशन डीलर में वही बंदा जा सकता है जिसके पास का सारा इनपुट जो है फुली पेड जीएसटी है, तब चाहे वो रिवर्स चार्ज में, चाहे फॉरवर्ड चार्ज में, किसी भी चार्ज में इनपुट टैक्स तो कंपोजिशन को मिलेगा ही नहीं ना, अदर देन को तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नहीं इनपुट तो वो मतलब इनपुट तो ले सकता है ना, इंटरेस्टेड भी ले सकता है ना, इनपुट तो कहां मना है? सेल नहीं कर सकता इंटरेस्टेड, परचेज इंटरेस्टेड कर सकता है। भाई दिक्कत दो लॉजिक है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लॉजिक ये है सिंपल सा, अगर वो इंटरेस्टेड परचेज नहीं कर सकता तो हिंदुस्तान लीवर वाला जितना सामान है सब बाहर से आएगा, और अल्टीमेटली अगर वो फुल आईजीएसटी पे कर रहा है तो क्या दिक्कत है परचेज करने में? परचेज में क्यों रिस्ट्रिक्शन डालें? वो सेल में इसलिए रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं क्योंकि वो 2% टैक्स पे कर रहा है या 1% टैक्स पे कर रहा है। वो अगर इंटरेस्टेड सेल करेगा तो दूसरा स्टेट ऑब्जेक्शन करेगा इस पे, ठीक है ना। सेक्शन 19 यही कहता है। अब आते हैं ट्रांजिशन प्रोविजंस पे। ट्रांजिशन प्रोविजंस क्या कहते हैं? इसमें जो रूल्स वगैरह हैं सेक्शन 19 के, भाई आपने ये फाइल करना है, वो फाइल करना है, कि अगर आप जॉब वर्क पे काम कर रहे हो, आपने जब अगर आप डायरेक्टली कस्टमर से, सप्लायर से माल वहां भेज रहे हैं तो वो प्रोविजंस हैं इसमें, वो उसको छोड़ देते हैं। अब ट्रांजिशन प्रोविजंस क्या कहते हैं? देखो आज ट्रांजिशन प्रोविजन किस चीज को डील कर रहा है? ट्रांजिशन प्रोविजन इस चीज को डील कर रहा है कि से अगर 1 जुलाई को जीएसटी आ जाता है तो 1 जुलाई से पहले जितना माल आपका जॉब वर्कर के पास पड़ा हुआ है उसको कैसे डील किया जाए। ये जो 141 है ट्रांजिशन प्रोविजन का है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करना। इसलिए जरूरी है, देखो इसमें 3 पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है इसमें कि अगर आपका कोई भी इनपुट इसमें कैपिटल गुड्स नहीं है, दिस सेक्शन इज ओनली फॉर इनपुट कैपिटल गुड्स के लिए। इन्होंने क्या है कि वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, विल सी, कि इनपुट रिमूव्ड फॉर जॉब वर्कर एंड रिटर्न ऑन और आफ्टर द अपॉइंटेड डे। तो उस केस में क्या होना चाहिए वैसे अगर हम सोचे तो? देखो अभी क्या है कि जैसे 180 डेज की कंडीशन है, तो 180 डेज की कंडीशन के हिसाब से मानो आपने गुड्स भेजा था जिसको 180 दिन पूरे ही होने वाले थे, मानो 5 जुलाई को। 1 जुलाई को अगर जीएसटी आ रहा है, 5 जुलाई को 180 दिन पूरे होने वाले थे करंट रिजीम के हिसाब से। तो वो ये कह रहा है अगर आपने भेजा था तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जीएसटी में आ गए, ट्रांजिट कर गए, तो हम आपको 6 महीने और दे रहे हैं। यानी कि उन लोगों को और टाइम मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि जो लोग बॉर्डर लाइन केस में उनको पैनिक मच जाए कि अभी वापस मंगाओ। ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्लॉज का? कि भाई अगर आप बॉर्डर लाइन पर, अगर आपके 6 महीने 2 जुलाई को भी पूरे हो रहे हैं तो यू शुड नॉट बी अंडर पैनिक
तो ट्रांजिशन प्रोविजन ये दे रहा है, कह रहा है कि हम आपको 6 महीने और दे रहे हैं, 6 महीने ही नहीं बल्कि 2 महीने और अगर मांगोगे और दे देंगे आपको, एक्सटेंडेबल 2 महीने। लेकिन डोंट बी इन पैनिक, आप उस टाइम में अगर वापस माल भेज देते हो या रिसीव कर लेता है प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल रिसीव नहीं करता तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? जो गुड्स उसने भेजे थे, नहीं कौन कैसे टैक्स लगेगा भाई? जो गुड्स उसने भेजे, तो वो गुड्स जो उसने भेजे हैं जॉब वर्कर को, उसके कहां आ रहे हैं? इन्वेंट्री में आ रहे होंगे, इन्वेंट्री में आ रहे होंगे। जब इन्वेंट्री में आ रहे होंगे तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका होगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका होगा। तो वो सबसे पहले तो कहते हैं कि अगर नहीं वापस आई तो इनपुट टैक्स क्रेडिट गैप अब रिवर्स कर लो, कैश में पे कर दो इसको। मतलब इतना ज्यादा पेनलाइज्ड है कि आपका इनपुट क्रेडिट लॉस्ट फॉर एवर। ना तो आपको क्रेडिट मिलेगा उसका, आपको तो रिवर्स करना ही पड़ेगा, दूसरे बंदे को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा जॉब वर्कर को इसका। मतलब उसको इन्होंने सप्लाई नहीं माना, अगर सप्लाई मान लेते तो वो क्रेडिट मिल जाता, फिर कंफ्यूजन कहां, फिर तो कोई लॉस ही नहीं हुआ उसका। और दूसरी बात, जब जॉब वर्कर एनी हाउ गुड्स तो वापस आने ही है ना आपके पास में, जब जॉब वर्कर वापस करेगा आपको गुड्स तो उसको सप्लाई करना पड़ेगा ये आपको अंडर जीएसटी। देख रहे हैं कितना, मतलब इन्होंने इसको भाई टाइम दिया है पूरा, लेकिन वो कह रहे हैं कोई भी गुड्स आपका कहीं भी पड़ा है, गेट इट बैक टू यू, क्योंकि आप उसका टैक्स क्रेडिट ले चुके हो, अपनी रिटर्न में आगे बढ़ा चुके हो उसको। अगर आप वापस नहीं लेते तो योर क्रेडिट इज लॉस्ट फॉर एवर, यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट। And whenever this job worker will send the goods back, then he will send you goods back under a supply arrangement, taxable supply arrangement. He has to take registration and he has to go to the taxable supply, then only the goods will come to you, otherwise there is no provision on this. तो इन्होंने ये 140, ठीक है ना, 141 में कोई क्लियरिटी, कोई कंफ्यूजन है किसी को?